नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल करने के लिए कई तरह की चर्चाएं चल रही है। कांग्रेस बसपा सुप्रीमो से बात कर रही है, लेकिन इस बीच प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है। वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है। बीजेपी को हराने के लिए यूपी में इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। अगर बसपा सुप्रीमो इस गठबंधन में शामिल होती है तो यूपी में गठबंधन को फायदा हो सकता है। इसीलिए इन दिनों अखिलेश यादव के सुर भी बसपा को लेकर काफी नरम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन को झटका दे सकती है। खबरों के मुताबिक बसपा सुप्रीमो इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के साथ संपर्क में है और तीसरे मोर्चे पर काम कर रही है। मायावती अगर अलग से मैदान में उतरती है तो इससे इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। बसपा और AIMIM का गठबंधन होता है तो ये तीसरा मोर्चा पश्चिमी और पूर्वी यूपी की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकता है। यूपी में करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर्स अगर एक साथ आते हैं तो निर्णायक भूमिका रह सकते हैं। और ऐसे में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, कैराना, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल, घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। अगर दलित वोटर इसके साथ जुड़ जाए तो मायावती यहां बड़ा खेल कर सकती है। अगर वो खुद भी ना जीत पाए तो वो इंडिया गठबंधन की हार की मुख्य वजह बन सकती है। तो बता दें आपको कि एक तरफ इंडिया गठबंधन मायावती को अपनी साइड लाने की या इस गठबंधन में साथ आने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नई सुगबुगाहट काफी तेजी से देखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा यहां पर बनने वाला है जिसको मायावती बनाने की कोशिश कर रही है। और इस तीसरे मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया जा सकता है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद्रजीत यादव जी हैं, सपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अरुणेश कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रवि अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत इंद्रजीत यादव जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा था मायावती जो हैं एक बड़ी लीडर हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो फायदा मिलेगा और सभी को फायदा मिलेगा। यहाँ तो आप लोगों को दरकिनार करते हुए तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है। नेहा जी, तीसरे मोर्चे का कोई औचित्य नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी सत्ता से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी इंडिया गठबंधन है, तो लोग इंडिया गठबंधन के साथ आए, और नहीं तो तीसरा मोर्चा भाजपा प्रायोजित ही माना जाएगा। उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि लड़ाई सीधे 50% कौन मानेगा सर? आपके मानने से क्या होगा? जनता मानेगी या नहीं मानेगी, डिपेंड तो उस पर करता है ना। चलिए, ये तो समय के गर्त में है ना, जनता क्या डिसाइड करती है क्या नहीं करती है। फिलहाल जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं उनको ईमानदारी से इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। मायावती तो आने के लिए तैयार नहीं है। अब ये तो उनका मामला है। इंडिया गठबंधन तो चाहेगी कि अधिकतम विपक्ष एक साथ आए और भाजपा को सत्ता से दूर करे। अरुणेश जी, अगर आप लोगों के साथ नहीं आती है मायावती तो क्या लगता है कि नुकसान तो कर सकती है? भले ही उसको फायदा ना हो, लेकिन नुकसान आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए प्लीज। अरुणेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बताइए। जी बोलिए। नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। रवि जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर है, उत्तर प्रदेश में किस तरह का समीकरण बनता हुआ आप देख रहे हैं?
एक तरफ इंडिया गठबंधन है जहां सपा, आरएलडी और तमाम कांग्रेस पार्टियां मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेगी। एक तरफ एनडीए है, तो तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा भी बनने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। मायावती अब इस गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है किसको नुकसान, किसको फायदा हो सकता है इस गठबंधन का अगर बनता है तो? देखिए नेहा जी, यह बात तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की पहली सीढ़ी तय करती है कि प्रधानमंत्री तक के पद तक कौन कौन सी पार्टी पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें अगर मायावती शामिल नहीं होती और तीसरा मोर्चा बनाने जा रही थी, अपने आप में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी समझ सकता हूँ बहुत ही क्षति है, क्योंकि इससे काफी नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा और खासकर 11 सीटों पर सीधा सीधा इफेक्ट होता नजर आ रहा है। क्योंकि जहां दलित और मुस्लिम समाज, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से जिस प्रकार से मायावती मिलकर अगर तीसरा मोर्चा बनाती हैं, तो आप यहीं तक सीमित मत समझिए। अगर यह तीसरा मोर्चा बनता है तो कई राज्यों में ऐसा है कि कई क्षेत्रीय दल हैं, कई छोटी पार्टियां हैं जो न इंडिया गठबंधन में जाना चाहेंगी, जो ना एनडीए में जाना चाहेंगी, उनके लिए यह मोर्चा कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, असदुद्दीन ओवैसी पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो भाजपा के लिए काम करते रहे हैं, तो मतलब बी पार्टी कहा जाता है उनको, भाजपा की बी पार्टी। और इसी प्रकार से मायावती जिस प्रकार से आपने देखा विधानसभा चुनावों में कोई खास बड़ा खेल नहीं कर पाई, और जिस प्रकार की भूमिका उनकी रही है, हमेशा आक्रामक उनकी छवि रही है, लेकिन वो पिछले चुनावों में कुछ खास नहीं किया उन्होंने। लेकिन अब अगर तीसरे मोर्चे की बात आती है तो कहीं ना कहीं यह तीसरा मोर्चा भी मुझे लगता है सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, और यह शायद बनाया ही इसीलिए जा रहा है। अगर ऐसा है तो, अगर यह साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा बनता है और इसमें असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के अलावा कौन से दल और शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इतना तय है कि अगर यह गठबंधन बनता है तो यह इंडिया गठबंधन के लिए सच में बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, देखिए अरुणेश जी, तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो सीधे सीधे गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज के समय में जनता बड़ी समझदार है। आप देखिए, पिछले कई चुनाव देखिए, या तो बीजेपी के या एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हो रही है या उनके खिलाफ हो रही है। पिछले 4 से 5 साल में अब कोई 3 ध्रुव नहीं है। तो रवि जी की काफी बातों से मैं सहमत हूँ कि या तो जनता जो है वो इंडिया गठबंधन को वोट देगी या फिर एनडीए को वोट देगी। लेकिन तीसरा मोर्चा अगर बढ़ता है, जैसा आपने देखा कि बहन जी सिर्फ एक सीट उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक सीट लेके आते, ठीक है, उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रही थी। और हमारी तरफ से बराबर अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि वो बहन जी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। क्योंकि बसपा एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल, दलितों से वंचित की राजनीति करते हैं। बहन जी एक बहुत बड़ा जो है बहुजन समाज का है, तो हमारी बराबर अभी भी कोशिश है शामिल, उनके मान सम्मान का हम पूरा ध्यान। और अगर वो गठबंधन में शामिल, आप कोशिशों की बात कर रहे हैं, वो आपको भाव तक नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां हो। व्यक्तिगत का क्या मसला होता है सर? ये तो राजनीतिक है, ये तो पार्टी स्तर पर बात होगी ना, व्यक्तिगत की क्या बात होती है इसमें? नहीं, कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी होती है। सीबीआई ईडी का मामला आजकल बहुत चल रहा है, तो बहुत से जो दल है बेचारे उसमें भी फंसे हुए हैं, तो मजबूरियां भी समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये देश बचाने, इतनी जरूरत आप लोगों को क्यों आन पड़ी मायावती को? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है मायावती अगर आएगी तभी आप लोगों की नैया पार होगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये संघर्ष है, हमें अकेले भी लड़ना पड़े तब भी हम लड़ेंगे। और अब तो हमारे साथ 26 से 28 दल साथ हैं, और हम लोगों की मजबूती के साथ बीजेपी की जो भी दमनकारी नीतियां हैं उनका विरोध कर, और हमें पूरा विश्वास है कि जो जनता जनार्दन है वो इस बार हमें बहुमत, और 2024 में एक राजनीतिक परिवर्तन हमारे देश को देखने को मिला। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसपे बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, प्रमुख मुद्दे हैं उस पे बीजेपी का ध्यान नहीं है। बाकी चीजें हैं वो धीरे धीरे। ठीक है चंद्रजीत यादव जी, सर सवाल इस बात को लेकर है, आज तो आपको लगता है नहीं मायावती को हमारे साथ आना चाहिए, जब आपके साथ आई थी तो आप कह रहे थे कि उनका वोट तो हमें मिला नहीं, हमारा जितना फायदा था वो ले गए, तो अब आपको क्यों लगता है कि नहीं अब उनका वोट आपको मिलना चाहिए या हमारे साथ गठबंधन में आएंगे तो फायदा होगा? तब तो आप कह रहे थे नहीं उनका तो साथ आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ हमें।
चंद्रजीत जी, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, हेलो जी जी बताइए। जी, मैं बोलिए। हेलो सर, इससे पहले आपने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब आप लोगों ने ये कहा था कि नहीं देखिए इनका वोट जो है वो हमारे पास नहीं आया, इसलिए हमारी ज्यादा सीटें नहीं आई। आज आप कह रहे हैं कि फिर से मायावती को हमारे साथ गठबंधन में आ जाना चाहिए। क्यों? जब तब वोट नहीं आया तो अब कैसे आएगा? अब क्यों उम्मीद पाले बैठे हैं आप? ये नेहा जी, हमारे किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने एक ये नहीं कहा कि बसपा का वोट हमारे पास नहीं आया। पहली बात। सर, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा था, अखिलेश यादव ने ये बात कही थी, भूल गए क्या आप? नहीं नहीं नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि वोट हमारे पास नहीं आया। ठीक है, नहीं, ये अखिलेश यादव जी ने ये बात कही थी कि जो है हम गठबंधन में हमें नुकसान पहुंचा है, जबकि मायावती हमारा वोट ले गई, लेकिन चंद्रजीत जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर है सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अखिलेश जी ने नहीं कहा था कि यह है कि सीटें हमारी कम आई, बसपा को फायदा हुआ, नहीं बसपा को नहीं, कम फायदा हुआ, ये बसपा बातें का हुई थी। हमारा जो वोट है वो बसपा को मिल गया, लेकिन बसपा का वोट जो है वो हमें नहीं मिला, ये बात उन्होंने कही थी। आप शायद भूल नेहा गए जी हैं। याद करिए, ये उधर से कहा गया था कि उन लोगों ने वोट नहीं किया। मैं खुल के उस पर बात करना नहीं चाहूंगा, लेकिन सपा के किसी ने नहीं कहा। सपा के कारण बीएसपी उससे पहले जो 0 सीटें थी सर, ये 10 बात पे तो आ आप गई। कह के भूल जाते हैं। आपने तो ये भी प्लस कहा हो था, गई। आपके वो तो अध्यक्ष प्लस ने हो तो गई, ये भी और कहा हम लोग था जो है, कि हम कांग्रेस को लोग हम जितने सबक पे थे उतने सिखाएंगे। पे कंटिन्यू। अब बोल देंगे नहीं हमने नहीं कहा था। आपने तो ये भी कहा था कि यूपी में आने दीजिए, हम सबक सिखाएंगे। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की बात हो रही है, तो जिसको भी, जो लोग भी सत्ता से हटाना चाहते हैं सीधे इंडिया गठबंधन के साथ आए। तीसरे गठबंधन का औचित्य इसलिए नहीं है, ये वोटों का, मतों का ध्रुवीकरण मात्र 2 पक्षों में है, एक एंटी सत्ता है और एक सत्ता के पक्ष में है। नहीं, तो आप मेरे जो सवाल लोग का भी जवाब हटाना दीजिए। चाहते हैं बखूबी वो आज लोगों के आपको साथ क्यों है। ऐसा लगता है कि बीएसपी का वोट आपको मिल जाएगा? तब नहीं मिला तो अब क्यों मिलेगा? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि अगर जो भी लोग सत्ता से बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो हम लोगों का संयुक्त प्रयास होना चाहिए। तो संयुक्त प्रयास के क्रम में बीएसपी को लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस चाहती है। आज बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है या आपको इतनी मजबूत लगती है कि आप लोग इतनी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा पा रहे हैं सत्ता से, कि अब आपको बसपा का भी साथ चाहिए? इससे पहले भाजपा गठबंधन को देख लीजिए ना कि कितने दलों का वो गठबंधन थी। तो अब तो सीधे मतों का ध्रुवीकरण है। जो अपने मतों में, अपने पक्ष में जितने ज्यादा मतों का ध्रुवीकरण करा ले जाता है, वोट ले लेता है, वही सत्ता में आएगा। और आज का अल्पमत कल का बहुमत, और कल का बहुमत आज का अल्पमत तभी होगा ठीक है, जब मतों में परिवर्तन होंगे। ठीक है। अरुणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से 10 सेकंड में। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी मजबूत है कि बीजेपी को सारे दल मिलके नहीं हरा पा रहे। हालांकि चंद्रजीत जी ने वो बात नहीं, ये तो मेरा सवाल था, बीजेपी, क्या बीजेपी इतनी मजबूत हो गई? 38 दलों के साथ आप देखिए ना नेहा जी, बीजेपी जो है वो 38 दलों के साथ इस चुनाव में उतरेगी। और 2014 का भी जो चुनाव है उन्होंने कोई अकेले नहीं जीता। बस ये है कि एक ये सोशल मीडिया पे नरेशन बता लेते हैं कि अकेले हैं। देखा जाए इनके पास बहुत सारे ऑलरेडी इनकी पार्टी बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े दल इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कोई भी चुनाव होता है या कोई राजनीतिक पार्टी है वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती। तो अब जो समय है, मौजूदा समय ऐसा है कि राजनीति आप सामूहिक प्रयास से ही अच्छा बताइए, डर किस बात का है? बीएसपी अगर नहीं आई, अकेले चुनाव लड़ी तो वोट कटेगा, या तीसरा मोर्चा बन जाता है वोट कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, बिल्कुल वोट नहीं कटेगा। जनता या तो एनडीए गठबंधन को वोट देगी या फिर इंडिया गठबंधन को वोट देगी। एनडीए अपना नुकसान करेंगे अगर वो तीसरा मोर्चा, क्योंकि जनता आजकल समझदार है। जनता करना चाहती है, या तो वो सत्ताधारी दल की तरफ है या वो विपक्ष की तरफ। ये तीसरे मोर्चा और तीसरी धुरी वाला जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से जो राजनीति है वो ध्रुवी राजनीति हो गई है, या तो आप सत्ता की तरफ है या सत्ता के विपक्ष में। तो इस समय देखिए इंडिया गठबंधन ही जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको मुखर होकर उठा पा रहा है। एनजी कमोबेश देखा जाए तो वो सिर्फ ट्वीट कर रही है, और जमीन पे इस समय वो जो मजबूती जिसके लिए जानी जाती थी आज से 2 साल पहले, तो वो मजबूती अभी नहीं दिखाई दे रही। हमारा तो एक प्रयास ये था कि चेहरा रही है बहुजन राजनीति अगर हमारे साथ रहेगी
तो सबके लिए ठीक रहेगा। नहीं ठीक है। रहती है तब भी उनका सम्मान है, ऐसा ठीक है। ठीक है, सम्मान ठीक में है। कोई कमी है। ठीक है जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, अगर तीसरा मोर्चा बनता है और यूपी में करीब 11 सीटें ऐसी है जहां पर दलित और मुस्लिम वोटर्स अगर एक साथ आते हैं तो निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। उन सीटों में सहारनपुर की बात करें या बिजनौर की बात करें, मेरठ, बुलंदशहर, कैराना, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल, घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। नेहा जी, बिल्कुल खेल कोई बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अरुणेश जी से भी मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा कि सीधे जो है, आप ये देखिए, आर पार की लड़ाई है। तीसरे मोर्चे या किसी फ्रंट का कोई मतलब नहीं है। जनता जो है सीधे भाजपा को वोट करेगी या उसके विपक्षी गठबंधन को वोट करेगी जो उसको हरा सके। बीच में अन्य किसी का तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे अभी किसी तो का कोई आप मतलब नहीं है। अभी तो अरुणेश जी की तरफ से कहा गया, देखिए बीएसपी बहुत बड़ी पार्टी है, बीएसपी अपना एक वर्चस्व रखती है, तो अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए, अगर भाजपा को वोट होगा या फिर दूसरे गठबंधन को वोट होगा। नेहा जी, अगर आप यूपी में देख लें तो जिस दल का नाम ले रहे हैं उसका देख लीजिए कितनी सीटें हैं विधानसभा में। मात्र 1 सीटें हैं। ठीक। और उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए तीसरे मोर्चे तो का बाकी पार्टियों के साथ जहां आपने गठबंधन किया उनकी भी कितनी सीटें हैं वो भी एक बार नजर डाल लीजिए। ठीक है, वो तो ठीक है, उनकी सीटें भी कम हैं, लेकिन अदर स्टेट में देखेंगे तो उनकी सीटें ज्यादा हैं। वो आज इंडिया गठबंधन में लीड करने, वही हमको लीड भी कर रही है, मेन भूमिका में है। तो अन्य स्टेट में तो डोमिनेंट है ना। तो यूपी में भी देख लेंगे तो उनसे 1 सीट उनकी ज्यादा ही है, अगर हम नंबर की बात करें लोकतंत्र में तो। ठीक है, ठीक है। रवि जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, कैसे इसे देखा जाए? आगे कह रहे हैं, देखिए, जो अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट होगा या गठबंधन को वोट होगा कि तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर कई ऐसी सीटें हैं, इन 11 सीटों के अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भले ही ये गठबंधन अगर बनता है तो जीते ना, लेकिन खेल जरूर बिगाड़ सकता है। देखिए नेहा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल खेल बिगड़ेगा। और खेल कहाँ बिगड़ेगा ये बात समझने वाली है। खेल बिगड़ेगा वहां पे कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि देखिए, जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर असदुद्दीन ओवैसी मायावती के साथ मिल जाते हैं तो एक तरफ है हिंदू वोटर, एक तरफ है मुस्लिम वोटर। अब हिंदू वोटर की बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी मोर्चा मारती नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता है राम मंदिर का 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस में दिखाई दे रही है। और जहां तक मुस्लिम वोटर की बात है, वहां पे दिक्कत ये आती है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे उतरते हैं, खुल के उतरते हैं मायावती के साथ और कैंडिडेट उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा केंद्रमारी कर सकते हैं मुस्लिम वोटर्स में। और हिंदू वोटर्स के सामने प्रॉब्लम कहाँ आती है कि समाज, क्योंकि जब आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, उस समय पे मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी और कार से ऊपर गोली चलाई गई थी। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं भुनाने में बीजेपी पूरी तरह से कामयाब होती दिख रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ बात दलित या मुस्लिम वोटर्स की नहीं है, बात यह है कि अगर यह गठबंधन बनता है तो सीधा सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को, क्योंकि देखिए कांग्रेस का बहुत बड़ा वजूद है नहीं। अखिलेश, लेकिन रवि जी, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि मायावती हमारे साथ आ जाएं। सपा की तरफ से भी कहा गया, नरम रुख अपनाया गया अखिलेश यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस बात को कहा जा रहा है। क्या वजह है कि मायावती इन दोनों के साथ नहीं आना चाहती है, इस गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं? देखिए, मायावती का जहां तक हम देखते हैं तो पिछले चुनावों में भी जिस प्रकार से उनकी भूमिका लगभग बहुत कम रही, तो यह अपने आप में चौंकाने वाली बात रही थी पिछली बार भी। लेकिन इस बार जब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और वो तीसरा गठबंधन बना रही हैं, तो कहीं ना कोई किसी को ना कोई रणनीति तैयार की होगी। खासकर मैं आपको बता दूं कि दलित वोटर्स और खासकर जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा और बसपा की विचारधारा बिल्कुल अलग है। यह एक बार करके देख भी चुके हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं विधानसभा के एक साथ मिलकर, तो इसमें दोनों ही पार्टियों को कुछ खास फायदा नहीं मिला। और तो मैं समझता हूँ मायावती कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहिए, और खासकर उसको पता है कि भविष्य के अंदर अगर वो अपना तीसरा मोर्चा बनाती है तो कहीं ना कहीं अगर वो समर्थन भी देगी तो भारतीय जनता पार्टी को ही देगी, ये भी तय है। तो ये कहीं ना कहीं वो पूरी रणनीति के तहत भूमिका बनाई गई है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए, एक क्षेत्र के अंदर जो 2 रीजनल पार्टियां बड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे में कहीं
ना कहीं पार्टियों को अलग स्टैंड लेना पड़ता है, अपने स्तर पर लेना पड़ता है विचारधारा पे, ठीक है। क्योंकि लड़ाई होती है विचारधारा की। और दोनों ही पार्टियों के, देखिए जो रीजनल पार्टीज की कार्यकर्ता की लड़ाई है, उस लड़ाई को देखा जाता है कि क्योंकि एक जो कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को जब वो वोट देने जाता है तो ऐसे में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये सब पूरी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है एक ही मंच के अंदर दो रीजनल पार्टीज का आना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ये तीसरा मोर्चा, क्योंकि वो अभी फिलहाल एनडीए से दूरी जरूर बनाए हुए है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है अगर जरूरत पड़ती है तो वो एनडीए में शामिल भी हो सकता है अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो। बिल्कुल, तो एनडीए में वो शामिल भी हो सकता है। लेकिन चंद्रजीत जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर क्योंकि अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि हम 60 से 65 सीटों पर लड़ेंगे। अगर 60 से 65 सीटों पर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो बाकी पार्टियों को क्या देंगे सर? एक ये भी वजह है कि बीएसपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि पहले से ये तय कर लिया है सपा ने कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो फिर गठबंधन में हम शामिल हो या ना हो उसका क्या मतलब है? वो तो देखिए नेहा जी, शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा कि समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी और गठबंधन के अन्य लोग कितने सीटों पे लड़ेंगे, ये पार्टी तय करेगी, हमारा विषय नहीं है। जी नहीं, पार्टी तो तय करेगी, लेकिन अगर ये सार्वजनिक कहा जाता है कि हम इतनी सीटें देंगे या हम हम सबक सिखा देंगे या फिर हम 60 से 65 सीटों पर लड़ेंगे, तो ये क्या बताता है, ये क्या जताता है? नेहा जी, गठबंधन में जितने लोग हैं, महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, वे लोग चाहेंगे कि हम मैक्सिमम सीटों पे लड़ें जीतने के लिए। तो अभी तो ये फाइनल हुआ नहीं है कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, गठबंधन में कौन अभी लोग आएंगे, जो बसपा की बात चल रही है। तो बाद का विषय है ना, पहले आ जाए उसके बाद। आपको नहीं लगता असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल किया जाना चाहिए? ये भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, इस पे भी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ठीक है अरुणेश जी। देखिए, अगर भाजपा को हटाने की जिम्मेदारी सबकी है, तो जिसके हिस्से की जो जिम्मेदारी है, अगर ओवैसी साहब को लगता है कि भाजपा को हटाने में विपक्ष का सहयोग करना चाहिए, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि स्वतः डिसीजन लेकर आ जाए? की गई ना अरुणेश जी? देखिए, एनडीए के जो भी घटक दल हैं उनको भी हम लोगों ने निमंत्रण भेजा था कि आप लोग चाहे तो साहब आप भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा जितने क्षेत्रीय दल सबको बोला गया था, सबको निमंत्रण भेजा गया था कि अगर आप को नहीं भेजा, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, बीजेपी से वाकई लड़ना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे साथ शामिल होइए। और रही बात ओवैसी जी की, तो वो तो स्पष्ट है, ओवैसी जी तो बीजेपी की बी टीम है, वो जहां भी जाते हैं वो बी टीम की तरह काम करते हैं। आप ये बताइए, भड़काऊ बयान रहे, इतने भड़काऊ भाषण, तो कभी इनके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई? तो आपके शासनकाल में नहीं दिया क्या? आपके शासनकाल में भड़काऊ बयान नहीं दिया? आपने कार्रवाई करवाई क्या? आपने कार्रवाई करवाई थी क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के खिलाफ साहब के भड़काऊ बयान दिए और उनपे ये देखिए कि कोई भी कार्रवाई होती है नहीं होती। और हमारा कोई भी नेता अगर संसद में भी सवाल कर ले तो उसे क्या है, संसद से बाहर फेंक दिया जाता है। आप देख लीजिए, लगभग 150 सांसद संसद से बाहर भेज दिए गए सिर्फ सवाल करने के लिए। और सवाल जिस पे किए गए थे वो व्यक्ति अभी भी संसद में है, जो मैसूर का बीजेपी का सांसद है, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक कहना चाहिए कि इस समय देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो सत्ताधारी दल है वो सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है ना, आप बार बार इस बात को कह रहे, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कैसे मुमकिन है? मायावती आपके साथ आने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम दिक्कतें बढ़ जाएगी अगर मायावती अलग चुनाव लड़ती है। देखिए, मैं आपको फिर नेहा जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो इस समय बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर रीढ़ है, तो वो इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। और जिनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि देश, लोकतंत्र और देश की जो जनता है, उससे बढ़ के व्यक्ति विशेषों की, राजनीतिक दलों की अपनी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं। अब देखिए, हमारा महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग की बात आप कर रहे थे, तो वो कल लगभग फाइनल हो गया है। और जो बात आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो अखिलेश जी निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल है, तो ज्यादा सीटें उनको मिलनी चाहिए। अब वो सीटें कितनी होंगी, 60 होंगी, 65 होंगी, 55 होंगी,
तो वो बैठ के तय कर लिया जाएगा। और इसी तरीके से बिहार में भी सीट शेयरिंग हो जाएगी, महाराष्ट्र में भी, पहले गठबंधन का बंगाल तो में सब भी हो क्लियर हो, जाएगी। सीट तो ये शेयरिंग कोई तो बहुत फिर बड़ा बात की प्रश्न बात है। अभी से ही अगर ये तय हो जाए कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे, ये भी कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे सवाल खड़े करेगा, क्योंकि अभी तो आप लोग इंतजार ही कर रहे हैं पल के बिछा कर कि कहीं मायावती आएंगी तो चीजें बेहतर होगी। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि तीसरा मोर्चा बनता है या फिर मायावती इस गठबंधन में शामिल होती है या फिर अलग से चुनाव लड़ती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।